ये सवाल डेनियल से आता है, जो ध्यान देते हैं कि लोग कभी कभी कहते हैं, अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा होता, ये चर्चा करने के लिए कि अगर उनके पास कोई वित्तीय सीमाएं नहीं होती तो वे क्या करते। बेशक ये पूछना स्वाभाविक है कि अगर आपके पास सचमुच दुनिया का सारा पैसा होता तो क्या होता। मुझे नहीं पता कि आप वास्तव में दुनिया का सारा पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे, तो चलिए मान लेते हैं कि आपने कोई तरह का पैसा बुलाने वाला जादुई मंत्र ईजाद कर लिया है। दुनिया की ज्यादातर दौलत भौतिक पैसा नहीं है, ये जमीन और घर, बैंक खाते, व्यवसाय, बौद्धिक संपदा, क्रिप्टो करेंसी आदि है। सिद्धांत रूप में आप पृथ्वी पर सभी संपत्ति रिकॉर्ड को यह कहने के लिए संपादित कर सकते हैं कि आपका सभी सामान है, और सभी बैंकिंग रिकॉर्ड को यह कहने के लिए कि सारा पैसा आपका है। लेकिन बाकी लोग उन रिकॉर्ड से सहमत नहीं होंगे और वे उन्हें फिर से संपादित कर देंगे या अनदेखा कर देंगे। पैसा एक विचार है और आप पूरे विश्व को अपने विचार के संस्करण से सहमत नहीं करा सकते। दूसरी ओर दुनिया की सारी नकदी पाने की प्रक्रिया कहीं अधिक सरल है। किसी भी समय दुनिया में एक निश्चित राशि होती है। अभी ये 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है और आप इसे पूरी तरह से चाहते हैं। यह आपके लिए कुछ खास नहीं करेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया के सहयोग के बिना आप शायद इसे खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद आप इसमें ऐसे तैर सकते हैं जैसे स्क्रूज मैकडक अपने सोने से भरे विशाल कमरे में तैरता है। तो आप अपना जादुई मंत्र फेंकते हैं और सारा पैसा बुलाते हैं। नकदी का ढेर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ऊंचा और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भारी है। आप शायद इसके नीचे खड़ा नहीं होना चाहेंगे, तो मान लेते हैं कि आप यहाँ बगल में बैठे हैं। ढेर के वजन का अधिकांश हिस्सा सिक्कों का है और सबसे बड़ा योगदानकर्ता अमेरिकी पेनी है। शायद 200 अरब से अधिक पेनी प्रचलन में हैं, जिनका कुल वजन 5 लाख टन से अधिक है। हालांकि प्रचलन कहना शायद उदारता होगी, क्योंकि अधिकांश पेनी दराजों और जार में पड़े रहते हैं और शायद ही कभी वास्तविक वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कनाडा ने हाल ही में 1 सेंट के सिक्के को पूरी तरह से खत्म कर दिया और बहुत से लोगों ने इसे मुश्किल से ही देखा। कुल मिलाकर अमेरिकी सिक्के और नोट ढेर के वजन के लगभग 20% के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि यूरोपीय संघ लगभग 25% का योगदान देता है। दुर्भाग्यवश आपके लिए ढेर लंबे समय तक ढेर नहीं रहता और जो सुरक्षित दूरी लगती है वह इतनी सुरक्षित नहीं होती। बोस्टन में वर्ष 1919 में एक बड़ा गुड़ का भंडारण टैंक धराशायी हो गया। गुड़ मोटा होता है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि यह धीरे धीरे बहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुड़ की लहर सड़कों पर इतनी तेजी से दौड़ी कि उससे भागना मुमकिन नहीं था, इमारतों को ध्वस्त कर दिया और 21 लोगों की जान ले ली। कुछ ऐसा ही सिक्कों के ढेर के साथ होता है। जब यह गिरता है तो ढेर बाहर की ओर फैलता है। पैसे की लहर बड़ी मात्रा में गति ले जाती है। पैसे, क्वार्टर, लूनीज और यूरो एक विस्तारित रिंग में परिदृश्य को साफ करते हैं। कुछ ही सेकंड में सिक्कों की लहर आपको घेर लेती है और आप मर जाते हैं। ऐसा होने से बचने के तरीके हैं। आप जैसे कि सिक्कों को रोकने के लिए एक दीवार बना सकते हैं और फिर उन्हें बुला सकते हैं। दुर्भाग्यवश अब आप मृत्यु से भी बुरी समस्या का सामना कर सकते हैं, बिल्डिंग कोड का उल्लंघन। जैसे मैनहट्टन में बड़े गगनचुंबी इमारतें हैं, उनके लिए मजबूत जमीन की जरूरत होती है। न्यूयॉर्क सिटी बिल्डिंग कोड्स की इस विशाल दस्तावेज की खोज से पता चलता है कि अगर हम इस योजना के साथ आगे बढ़े तो हम धारा 1806 मिट्टी और चट्टानों की अनुमेय भार वहन क्षमता का उल्लंघन करने के गंभीर खतरे में होंगे। जिससे मुझे आश्चर्य होता है स्क्रूज मैकडक ने अपना पुल बनवाने के लिए शहर के अधिकारियों को कितनी रिश्वत दी।